अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क को उसकी 400 साल तारीख में पहली बार एक साउथ एशियन मुस्लिम मेयर मिला है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज़ोहरान ममदानी को, जिसने बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट्स को हिलाकर रख दिया है और उनके खिलाफ एक काफ़ी एग्रेसिव स्पीच भी की है विक्ट्री की। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे ज़ोहरान ममदानी का राइज, क्यों अमेरिका में बड़ी बड़ी ताकतें इनसे खौफज़दा हैं, क्या बिलियनर्स, क्या डोनाल्ड ट्रंप, क्या इजराइल, वो कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं न्यूयॉर्क के लिए जो इन्होंने अनाउंस की हैं, जिन्होंने वॉल स्ट्रीट के बिजनेसमैन की नींदें हराम कर दी हैं। और इनकी पॉलिसी स्टेटमेंट्स के साथ साथ हम न्यूयॉर्क के मसाइल भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो मसाइल हैं क्या, वो क्या क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से लोगों ने इनको वोट किया है, यानी इनके प्लान्स को पसंद किया है और इनको जितवाया है। इसके अलावा वो कौन सा अहम फैक्टर है जिसने ज़ोहरान ममदानी को जितवाने के लिए एक अहम किरदार अदा किया है, और इससे यूएस की पॉलिटिक्स किस तरह चेंज हो सकती हैं, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। Zohran Kwame Mamdani as the next mayor of the great city of New York. ज़ोहरान ममदानी का ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के ऑपोजिट खड़ी होती है हमेशा। अमेरिका में दो ये बड़ी पार्टीज हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी की हुकूमत है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर हैं, और एक ये भी बहुत बड़ी रीज़न है डोनाल्ड ट्रंप और ज़ोहरान ममदानी के दरमियान चपकलिश की, और किस किस्म की तनकीद इन्होंने की है ज़ोहरान ममदानी पर वो भी हम देखेंगे, और किस तरह इन्होंने इनको रिस्पॉन्ड बैक किया है। ज़ोहरान ममदानी का वैसे तो ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है, लेकिन ये अपने आप को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं, यानी सोशलिस्ट पॉलिसीज़ को लागू करना जिसमें गरीब का तहफ़्फ़ुज़ इनकी नज़र में सबसे ज़रूरी है, और न्यूयॉर्क में बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करना। और आगे जाकर हम देखेंगे डिटेल में इनकी पॉलिसीज़ जो वॉल स्ट्रीट से डायरेक्टली टकराती हैं, और यही वो बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से बहुत से बिलियनर्स ने इनके खिलाफ पैसा चलाया है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। पाकिस्तानी ट्विटर पर इस हवाले से एक बड़ा दिलचस्प तबसरा चल रहा था। वो ये कह रहे थे कि वहाँ पर कोई सिकंदर या सुल्तान या कोई राजा नहीं आया जिसने इनको रोकने की कोशिश की हो और अवामी वोट के आगे एक दीवार बनकर खड़ा हो गया हो। ज़ोहरान ममदानी की जीत उस पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट की शिकस्त है जो समझती है कि पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है और इलेक्शंस जितवाए जा सकते हैं, लेकिन ज़ोहरान ममदानी ने साबित किया है कि आप अपने बेहतर आइडिया सामने रखकर भी लोगों को कन्विंस कर सकते हो। उसके लिए अरबों डॉलर्स की ज़रूरत नहीं होती, आपको सही चीज़ का साथ देना पड़ता है। और ममदानी को 1960 के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर वोट मिला है न्यूयॉर्क के इलेक्शंस में, और इसमें इनके मेन ओपोनेंट थे एंड्रयू कुओमो, जिनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से था। ज़ोहरान ममदानी की अगर पॉलिटिकल कैंपेन पर नज़र दौड़ाई जाए तो वो बड़ी एग्रेसिव थी सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें उन्होंने बड़ी क्रिएटिव कैंपेन्स चलाई हैं और ख़ुद डायरेक्टली आकर लोगों से कम्युनिकेट किया है, और न्यूयॉर्क में बसने वाली एक बहुत बड़ी साउथ एशियन कम्युनिटी को अपनी तरफ मुतवज्जा किया, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान और भारत से भी था, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर इनको सपोर्ट किया है। लेकिन इंटरेस्टिंगली बीजेपी वालों को ये नहीं पसंद, क्योंकि इन्होंने मोदी पर भी काफ़ी तनकीद की हुई है। लेकिन इसके अलावा जो बहुत से लिबरल डेमोक्रेट्स हैं और जो अपने आप को प्रोग्रेसिव्स कहते हैं, जिनका ताल्लुक भारत से है, पाकिस्तान से है, उन्होंने इनको बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया, और उनकी भी पॉलिटिकल माइलेज काफ़ी बढ़ रही है इस पूरे रीजन में। लंदन की भी बात करें तो वहाँ सादिक खान का राइज हमें यही बताता है कि साउथ एशियंस वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पॉलिटिकली स्ट्रांग हो रहे हैं, और इसके अलावा इनको ब्लैक्स की भी एक बड़ी तादाद में हमायत हासिल थी, साउथ अमेरिकन्स, और इसके अलावा वो कम्युनिटीज़ जो आजकल ट्रंप की पॉलिसीज़ के ज़ेरे ताब हैं। और आजकल आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने एक ज़बरदस्त कैंपेन शुरू की हुई है। जिस तरह हम पाकिस्तान पर जब नज़र दौड़ाते हैं, हम अफ़गान बाशिंदों को जिस अग्रेसिव अंदाज से निकाल रहे हैं, उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप अपने सदर्न बॉर्डर को यूज़ करते हुए बहुत से लोगों को निकाल बाहर कर रहे हैं, और इस हवाले से काफ़ी सख्त मनाजिर भी देखे जा रहे हैं। स्पेशल टास्क फोर्सेस बनी हुई हैं और इस मामले में कोई रहम नहीं बरता जा रहा, तो डेफिनेटली फिर उसके खिलाफ एक एंटी ट्रंप सेंटिमेंट पैदा होता है, जो फिर दूसरे ट्रंप के ओपोनेंट्स को सपोर्ट करता है, और उन सब ने ज़ोहरान ममदानी को सपोर्ट किया है। और फिर इसी का ये इल्ज़ाम लगाते हैं ट्रंप और उनके सपोर्टर्स कि ज़ोहरान ममदानी एक प्रोडक्ट है लिबरल और मुस्लिम इत्तेहाद का। वो कहते हैं कि आज के इस दौर में अमेरिका के जो लिबरल्स हैं, लेफ्ट विंग और मुस्लिम्स, ये इकट्ठे हो चुके हैं, और इनका अलायंस एक रेडिकल अलायंस है जो कि अमेरिका की बका के लिए ख़तरा है। और एक मौके पर तो डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ोहरान ममदानी को धमकी लगाई थी कि हम तुम्हें भी डिपोर्ट कर सकते हैं।
ट्रम्प अक्सर रेडिकल लेफ्ट की बात करते हैं, यही ये प्रोग्रेसिव्स, लेफ्ट विंग, लिबरल्स और मुस्लिम के इत्तेहाद पर जो ये तनकीद करते हैं, ट्रम्प इन सब को रेडिकल कहते हैं। और ज़ोहरान ममदानी को तो इन्होंने कम्युनिस्ट भी करार दिया था, जबकि वो अपने आप को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं। अपनी विक्ट्री स्पीच में भी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को लताड़ा और कहा, आई हैव 4 words फॉर यू डोनाल्ड ट्रंप, सिंस आई नो यू आर वॉचिंग, टर्न द वॉल्यूम अप. To get to any of us, you will have to get through all of us. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. We will hold bad landlords to account because the Donald Trumps of our city have grown far too comfortable taking advantage of their tenants. और डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, एंड सो इट बिगिंस, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने एक पैगाम देने की कोशिश की कि मैं मैदान में आ गया हूं और तुम्हारे लिए मुश्किलात खड़ी करूंगा। और कई जगहों पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी हिंट दिया है, एक धमकी लगाई है एक किस्म की, कि जो फेडरल रिजर्व्स हैं वो हम ज़ोहरान ममदानी की हुकूमत तक नहीं पहुंचने देंगे, यानी नाको चने चबवा देंगे। प्रेसिडेंट तो मैं ही हूं, तुम तो सिर्फ एक मेयर हो और हमारी मर्जी के बगैर तुम नहीं चल सकते। और डेफिनेटली ये आने वाले दिनों में मज़ीद क्लियर होगा कि इन दोनों की लड़ाई मज़ीद कितनी आगे बढ़ती है, और डोनाल्ड ट्रंप हर मुमकिन कोशिश करेंगे इनकी राह में रुकावट डालने की। डेमोक्रेटिक पार्टी की भी बात करें तो वहाँ बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ज़ोहरान ममदानी ने पार्टी को एक नई जान बख्शी है और अपने एक नेचुरल स्टाइल में लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की है, जो कामयाब रही है। So are you ready to fight? Are you ready to win? ज़ोहरान ममदानी की कैंपेन में उन्होंने शायद इंटेंशनली अपने आप को एक बहुत ही रॉ किस्म का बंदा शो कराया, एक ऐसा पॉलिटिशियन जो बिल्कुल आम इंसानों जैसा है और हाथ से खाना खाता है। और इनके हाथ से खाना खाने के हवाले से इन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की है ट्रंप के सपोर्टर्स ने, और वो लोग जो ओपन बॉर्डर्स पर यकीन नहीं रखते, जो कहते हैं कि बॉर्डर्स को बंद कर देना चाहिए और इलीगल एलियंस को निकाल देना चाहिए और इमिग्रेशन के कवानीन को सख्त कर देना चाहिए, और अमेरिका में मज़ीद डाइवर्सिटी हमें नहीं चाहिए। और इस सिलसिले में इन पर बहुत से इस्लामोफोबिक अटैक्स भी किए गए। इनको जाहिल कहा गया, इनको गवार कहा गया, इनको बैकवर्ड कहा गया, और इनको काउंटर करने के लिए फिर बहुत से गोरे ही आते थे जो उन लोगों को समझाते थे कि यार हम भी कई चीज़ें हाथ से खाते हैं, अगर वो चावल हाथ से खा रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। And I want to take a moment here, and I just want to ask everyone in this crowd, if you can raise your hand if you have been called a terrorist while living in this city. ज़ोहरान ममदानी के वालिदैन का ताल्लुक भारत से है और इनकी वालिदा मीरा नैयर एक प्रोमिनेंट फिल्म मेकर हैं और इनके वालिद एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। युगांडा में इनकी पैदाइश हुई थी और 7 साल की उम्र में ये न्यूयॉर्क आए, और इनके पास बैचलर की एक डिग्री है अफ्रीकाना स्टडीज़ में। इससे पहले ये एक हाउसिंग काउंसलर के तौर पर काम कर चुके हैं, जिसमें लो इनकम फैमिलीज को सपोर्ट किया जाता है। और इनकी वाइफ रामा दवाजी एक 27 ईयर की सीरियन आर्टिस्ट हैं जो ब्रुकलिन बेस्ड हैं, और इनकी पब्लिकेशंस भी अमेरिकन टॉप जरीदों में छपती रहती हैं। और इन दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के ज़रिए हुई थी। अपनी कैंपेन में इन्होंने अपनी मुस्लिम रूट्स को भी दिखाने की कोशिश की, ना सिर्फ इन्होंने अपने जो साउथ एशियन रूट्स हैं उनको भी डिस्प्ले किया, बल्कि इनका जो फेथ है मुस्लिम फेथ उसको भी छुपाने की कोशिश नहीं की। और अक्सर अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान कई मस्जिदों के दौरे भी किए। ना सिर्फ मसाजिद के दौरे ये करते रहे हैं, बल्कि ये जूइश लीडर से भी मिलते रहे हैं। एक तरफ इन्होंने इजराइल को सख्त लताड़ा है, बेंजामिन नेतन्याहू को जो इन्होंने गजा में किया है, इन्होंने जेनोसाइड करार दिया है, और इवन अमेरिकन पॉलिटिशियंस जो ये लाइन बोलते हैं कि इजराइल हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, उनसे मुतअद्दिद बार ये उगलवाने की कोशिश की कि आप इजराइल को सपोर्ट करते हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने इसका क्लियर जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा मुल्क जो दूसरों पर जुल्म करता है मैं उसको कभी सपोर्ट नहीं कर सकता। और सोशल मीडिया पर लोग पास्ट के न्यूयॉर्क इलेक्ट मेयर्स की वीडियोस चला रहे थे, वो सबसे पहले कहते हैं कि हम इजराइल का विजिट करेंगे और न्यूयॉर्क में इजराइल को हर तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा, हम उनकी आओ भगत करेंगे। लेकिन ज़ोहरान ममदानी ने इसको इंडोर्स करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इजराइल का विजिट नहीं करूंगा। Significant. Where would you go first? Left to right, Ms. Adams. First visit, I would visit the Holy Land. Mr. Cuomo? Given the hostility and the anti-Semitism that has been shown in New York, I would go to Israel.
Mr. Tilson, where would you go? Yeah, I'd make my 4th trip to Israel, followed by my 5th trip to Ukraine, two of our greatest allies fighting on the front lines of the global war on terror. Mr. Mamdani. I would stay in New York City. My plans are to address New Yorkers across the 5 boroughs and focus on that. लेकिन दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के जो प्रोमिनेंट जूइश स्कॉलर्स हैं उनसे उन्होंने मुलाकातें भी जारी रखी हैं और ये हम सबको पता है कि बहुत से ऐसे ज्यूज हैं जो वेस्ट में रहते हैं वो इजराइल को सपोर्ट नहीं करते, यानी वो अपने आप को ज़ायनिस्ट नहीं कहते। अब बात कर लेते हैं ज़ोहरान ममदानी की पॉलिसीज़ और न्यूयॉर्क के करंट मसाइल की। न्यूयॉर्क की बात करें तो वहाँ पर हाउसिंग अनअफोर्डेबल होती जा रही है और पर मंथ जो रेंट है 1 बेडरूम अपार्टमेंट का वो $5,000 तक पहुँच चुका है। 1 बेडरूम अपार्टमेंट, तो उसको वो कम करने की बात कर रहे हैं, बल्कि ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं एक ऐसा प्लान लाऊंगा जिसके तहत हम 4 साल तक रेंट को फ्रीज कर देंगे। तो इस पर रियल इस्टेट की जो पूरी स्टैब्लिशमेंट है वो तलमला उठी है कि ये कैसा प्लान है, इससे तो जितने भी बिल्डिंग ओनर्स हैं वो रुल जाएंगे। आप किस तरह 4 साल का फ्रीज दे सकते हो रेंट के अंदर। ये प्लान इनका रेंट स्टेबलाइज हाउसिंग के तहत है जिसमें 2 मिलियन लोगों को फ़ायदा हो सकता है। ज़ोहरान ममदानी के मुताबिक हम अमीरों पर टैक्स लगाएंगे और गरीबों पर खर्च करेंगे। वो कहते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स को हम 11.5% तक ले जाएंगे और एक 2% फ्लैट टैक्स लगाएंगे उन लोगों पर जो एनुअली $1 मिलियन से ज़ायद कमाते हैं। इस वक्त कॉर्पोरेट टैक्स 7.25% तक है, जिसको ये 11.5% तक बढ़ाना चाहते हैं और अमीरों पर एक फ्लैट 2% टैक्स लगाकर इनके प्लान के मुताबिक ये $9 बिलियन तक की रकम इकट्ठी कर सकते हैं जो कि गरीबों की स्कीम्स पर लगेंगी। और यही इनकी वो सोशलिस्ट अप्रोच है जिसकी वजह से वॉल स्ट्रीट के बिजनेसमैन और ट्रम्प इनके खिलाफ हैं। और इनकी पॉलिसीज़ बहुत हद तक बर्नी सैंडर्स से मिलती हैं जो खुद डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं और सदारती उम्मीदवार भी रह चुके हैं और उनकी एज तकरीबन 90 साल हो चुकी है। उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इनको सपोर्ट किया है। इसके अलावा AOC हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की, उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया है। यानी डेमोक्रेटिक पार्टी के जितने नए लीडर्स हैं जिनकी सोशलिस्ट टेंडेंसीज हैं उन्होंने डेफिनेटली इनको बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया है क्योंकि वो उनकी पॉलिसीज से अलाइन करते हैं। इनकी पॉलिसीज़ का लुबे-लबाब यही है कि टैक्स द रिच, वो पॉलिसी जो कि सोशलिस्ट कंट्रीज़ में होती है कि अमीर लोगों से पैसा लो और गरीबों पर खर्च करो। वो कहते हैं कि न्यूयॉर्क में चाइल्ड केयर अनअफोर्डेबल हो चुकी है जिसमें हम कमी लाने का इरादा रखते हैं। इसके अलावा फ्री पब्लिक बसेस चलाने का भी इरादा रखते हैं जिनकी कॉस्ट ऊपर जाई जा रही है दिन ब दिन और कंज्यूमर्स को मुश्किलात का सामना हो रहा है। ज़ोहरान ममदानी के मुताबिक न्यूयॉर्क में 4 में से 1 बंदा गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा है और 5 लाख बच्चे रोज़ाना भूखे सोते हैं और बहुत से लोग अनअफोर्डेबल हाउसिंग की वजह से सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा शहर बन चुका है जहां पर सिर्फ बिलियनर्स का राज है और गरीब जलील हो रहा है। और इसलिए वो कहते हैं कि हमारे पास एक और प्लान भी है कि हम शहर के अंदर शहर के अपने ग्रॉसरी स्टोर्स खोलेंगे जहां पर शॉपिंग बहुत सस्ती होगी। और यहाँ पर भी इनके मुखालिफ इन पर तनकीद कर रहे हैं कि इनको सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स का कम्प्लीटली इल्म ही नहीं है और ये ऐसे ही बड़े बड़े बयानात दे रहे हैं। वो कहते हैं कि न्यूयॉर्क में चाइल्ड केयर इतना महंगा हो चुका है कि लोग बच्चा पैदा करने से पहले ये शहर छोड़ जाते हैं क्योंकि ये अनअफोर्डेबल हो चुका है। और मिनिमम वेज को भी वो बढ़ाना चाहते हैं जो इस वक्त अमेरिका में 16.5 पर आवर है, उसको $30 पर आवर पर लेकर जाना चाहते हैं 2030 तक। वो कहते हैं कि ओवरऑल मैंने न्यूयॉर्क में क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, लिविंग स्टैंडर्ड्स जो गिरते जा रहे हैं उनको बेहतर बनाना है, सोशल सिक्योरिटी को बेहतर बनाना है, कम्युनिटीज़ को सेफगार्ड करना है, फाइनेंशियली और सोशली, शहर की मेंटल हेल्थ सर्विसेज को एक्सपैंड करना है। और इनके एक और एंटी इजरायली मूव की बात करें तो वो चैरिटीज़ जो इजरायली इलीगल सेटलमेंट्स के साथ काम कर रही हैं न्यूयॉर्क में, उन पर टैक्स एग्जेम्पशन को भी ख़त्म करने का इरादा रखते हैं। इससे डायरेक्टली ये एक पावरफुल लॉबी से टक्कर ले रहे हैं। और उनके मुताबिक इजराइल एक अपार्टाइड स्टेट है जो कि जेनोसाइड कर रहा है गजा में। और इनका वो बयान तो आपने सुना होगा जब इन्होंने कहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू अगर न्यूयॉर्क आने की कोशिश करता है तो हम इसको अरेस्ट कर लेंगे। यानी न्यूयॉर्क का एक मेयर ये बयान दे रहा है, जबकि अगर हम अमेरिका और इजराइल के ताल्लुकात की बात करें तो वो बहुत वसी हैं, जहाँ मिडल ईस्ट में अमेरिका इजराइल की ख्वाहिशात का ख्याल करता है और हर तरह से उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है उनके हर इलीगल इक़दाम में भी, उनको मिलिटरीली, फाइनेंशियली और डिप्लोमेटिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और अब आकर ज़ोहरान ममदानी कह रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू को हम अरेस्ट कर लेंगे।
लेकिन साथ ही ममदानी ने यह भी डिक्लेयर कर दिया है कि एंटीसेमिटिज्म की कोई गुंजाइश नहीं न्यूयॉर्क में, और हम हर कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और हेट क्राइम से बचने के लिए एक नई हिकमत अमली बनाएंगे। न्यूयॉर्क में डेफिनेटली जो वेल्दी एलीट है वो इनकी पॉलिसीज़ पर तनकीद कर रही है, लेकिन आम आवाम की बात करें तो वो इनके प्लान से मुत्तफिक नज़र आते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और कहीं तो ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। और डोनाल्ड ट्रंप इस रियलिटी को नहीं देख पा रहे कि किस हद तक चीज़ों की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं और अमेरिका में एक आम बंदे के लिए हाउसिंग अनअफोर्डेबल होती जा रही है। रियल एस्टेट डेवलपर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं और इस पूरे माहौल में ज़ोहरान ममदानी साहब का राइज हुआ है जो कि बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़ोहरान ममदानी उस शहर के मेयर बने हैं जिसने आज से 20 साल पहले मुसलमानों के खिलाफ शदीद हेट क्राइम्स देखे हैं 9/11 के बाद, और ज़ोहरान ममदानी उसी मुस्लिम कम्युनिटी का हिस्सा हैं जब हर तरह से आम मुसलमानों को टॉर्चर किया गया, स्पेशली ये पाकिस्तानी और अरब मुसलमानों को, और उन पर अमेरिका की ज़मीन तंग कर दी गई थी और अब ऐसे लग रहा था कि मुसलमान इस जगह पर अपनी स्पेस नहीं बना पाएंगे। लेकिन 25 साल बाद उसी शहर में एक मुस्लिम मेयर का राइज होना ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसी 9/11 के बाद अमेरिका में हेट पॉलिटिक्स का आगाज़ हुआ जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जगह तलाश की, और डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने इसलिए जितवाया 2016 में क्योंकि उनकी पूरी कैंपेन ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी। अब आके जब हालात चेंज हुए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी कैंपेन की टोन चेंज कर दी, लेकिन ओरिजिनली डोनाल्ड ट्रंप का राइज एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स पर हुआ था और वो हेट पूरी अमेरिकन सोसाइटी में 9/11 के बाद पैदा की गई थी। और यही डोनाल्ड ट्रंप और इनके आइडियोलॉजिकल फ्रेंड्स यूके और यूरोप के बहुत से पॉलिटिशियंस पर तनकीद करते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, रेडिकल हैं। अब इनके अपने मुल्क में एक ऐसा चैलेंज इनके सामने खड़ा हो गया। पहले ये सादिक खान और केर स्टारमर वगैरह को गालियां दे रहे थे, अब ज़ोहरान ममदानी डायरेक्टली इनको चैलेंज कर रहे हैं और देखना ये है कि ये टाकरा अब कैसा होगा। अमेरिका में दो सोचों की डिवाइड मज़ीद विजिबल हो चुकी है। एक सोच जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ चाहती है कि बॉर्डर्स को बंद किया जाए, अमेरिकन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जाए, वाइट अमेरिकन को सपोर्ट किया जाए और मज़ीद माइग्रेंट्स को ना एंटर होने दिया जाए और हर पॉसिबल बहाना ढूंढकर इनको मुल्क बदर किया जाए। और दूसरी तरफ वो सोच है जो अपने आप को लिबरल प्रोग्रेसिव कहती है, जो इजराइल के ख़िलाफ़ भी तनकीद करते हैं और इनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बड़े बड़े प्रोटेस्ट भी निकालते हैं। ये लोग हमें नज़र आते हैं चाहे लंदन हो या न्यूयॉर्क हो, और इन्हीं लोगों ने ज़ोहरान ममदानी को अब जितवाया है और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और इनके ग्रुप को पैगाम देने की कोशिश की है कि आपकी पॉलिसीज़ अपनी जगह, हम भी हार नहीं मानेंगे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये जो वॉर ऑफ आइडियोलॉजी है ये अल्टीमेटली कौन जीतेगा, डोनाल्ड ट्रंप का मागा ग्रुप या कि ज़ोहरान ममदानी वाला ग्रुप, जो कि ज़ोहरान ममदानी वाला ग्रुप है जिसको आप लिबरल भी कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट भी कह सकते हैं, या ट्रंप के हिसाब से रेडिकल लेफ्ट भी कह सकते हैं। तो आपके हिसाब से कौन होगा अल्टीमेट विनर? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं। अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं तो अब आप हमें पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम इंडिपेंडेंट काम करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, मीडिया की हाइप और सेंसेशनलिज्म से बहुत दूर, ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक रहने की कोशिश करते हैं, और जो मालूमात हम हासिल करते हैं उसकी बेस पर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है हम वही आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं बड़े सटल तरीके से। क्योंकि आजकल आपको पता है बहुत सी कदगने भी हैं, भारत ने अलग हमें बैन किया हुआ है और पाकिस्तान में भी इंटरनेट के साथ मसले मसाइल चलते रहते हैं और सोशल मीडिया के साथ भी। तो इस सूरत हाल में हमारे जैसे इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स का काम करना बहुत मुश्किल हो चुका है जब हमारे कंटेंट पर ब्रांड्स भी नहीं आते। आपको पता है हमने बहुत रेयर पेड काम किया होगा, पूरे 6-7 साल की जर्नी में देखें तो 2-3 ही हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं। इसके अलावा कोई ब्रांड डायरेक्टली हमारे चैनल पर आके हमें स्पॉन्सर नहीं करता। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं तो पेट्रियन पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, इससे हमारी क्वालिटी मज़ीद इम्प्रूव हो सकती है। मुझसे एक बार कोई पूछ रहा था कि आप किसी के एजेंडा पर काम नहीं करते, आप किसी से पैसे नहीं लेते, आप किसी की लाइन को फॉलो नहीं करते, तो आप किस तरह गुजारा करते हैं, मतलब आपने इसकी क्या कीमत अदा की है? तो मेरा सिंपल जवाब यही था कि आप मेरे चैनल की व्यूअरशिप को देख लो, यही इसकी सबसे बड़ी कीमत है। हाइप और सेंसेशनलिज्म से दूर इस डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में काम करना जहां पर चारों तरफ से आप पर तलवारें लटक रही हों, हमारे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है।
हमारे चैनल का मकसद ही ख़त्म हो जाता है कि अगर हम डर कर स्पेसिफिक टॉपिक्स को चूज़ करें। ऐसा कभी नहीं होगा और हम हर तरह के डाइवर्स टॉपिक्स पूरी दुनिया से आपके लिए रिसर्च करके लाते रहेंगे और इसके लिए हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। हमारे पेट्रियन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।